Hello, my dear students. Very good morning to all of you. I hope you all are doing well. आप सब सुरक्षित होंगे कोविड-19 से। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, क्लास 8 सिविक्स. ओके, सो एज द टाइटल सेज इटसेल्फ कि हमें इंडिया में जो लोग हैं, द सिटीजन्स हैं, उनको पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी नीड द रिक्वायरमेंट, वी फील द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्लियामेंट. ओके, मतलब पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि क्यों ये इलेक्शन कराए जाते हैं. वाई डू वी नीड द प्राइम मिनिस्टर और वाई डू वी नीड द सीएम इन द स्टेट्स. ओके, और लोगों को ये सब इलेक्शन वगैरह कराने की क्या ज़रूरत है, वोट देने की क्या ज़रूरत है. ओके, ये पार्लियामेंट वगैरह, द अपर हाउसेज, लोअर हाउसेज, इन सब की रिक्वायरमेंट क्यों है. इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि इन सब की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये लोअर हाउस, अपर हाउस, और यू कैन से द लोकसभा और राज्यसभा इन द पीपल्स प्राइवेट लीव्स. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ अवर पार्लियामेंट. ये जो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट में सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं. इट इज़ द प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एवरी काइंड ऑफ रिलीजियस पीपल. ओके, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, okay, Christians, or you can other minorities also. So parliament is the platform. Through that platform the people can give their opinion, and the parliament, the people of parliament will take the decision accordingly. Okay, through the people's opinion. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये अलग अलग अपने गाँव, ये इंडिया में जो अलग अलग प्लेस पे रहते हैं. ओके, कोई इसमें गांव से बिलोंग करता होगा, कोई क्रिश्चियन होंगे, कोई मुस्लिम्स होंगे. ओके, माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटी सारे, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर होल्डिंग दी पार्लियामेंट्स रूफ. ओके, इसको संभाल के खड़े, मतलब ये एक तरह से शो करने की कोशिश कर रहा है दैट सारे लोग इक्वल हैं और वही एक देश को संभाल सकते हैं. उनके डिसीजन मेकिंग पावर ही एक देश को संभाल सकती है. ओके, अब एक डेमोक्रेटिक नेशन में क्या होता है कि लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया के लोगों के अप्रूवल के बिना, उनकी राय के बिना गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है. ओके, इट इज़ ऐसा कोई रूल ही नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में. सारी चीज़ें क्या है, लोगों के ओपिनियन या फिर एक तरह से वोटिंग सिस्टम के बेसिस पे ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं. ओके, अब हम आगे ये चीज़ देखेंगे कि पार्लियामेंट तो यही चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, ओके, ये लोगों को दी जाती है थ्रू देयर वोटिंग. ओके, नाउ वाई शुड पीपल डिसाइड. अब लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है ये सारी चीज़ें डिसाइड करने की, ये हम पढ़ेंगे इसमें कि लोगों को क्यों इतनी रिक्वायरमेंट पड़ी कि नहीं उनको भी अब पार्लियामेंट में आना चाहिए, सबको ऐसे अथॉरिटी कैसे दी गई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द अर्लियर ईयर्स व्हेन द इंडिया वाज इन द अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जब था, तब धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना बहुत सारे लोगों में बढ़ रही थी धीरे धीरे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देयर वाज अ फील, okay, there was a need of people India. The people of India felt that they should also be given the chance to participate in the legislature. Okay, इंडिया के लोगों को फील हुआ 1885 में, स्पेशली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में, उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी कि लेजिस्लेचर में उनको भी इलेक्ट किया जाए. दे शुड ऑल्सो बी गिवन द राइट टू डिस्कस द बजट. ओके, बजट क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा बजट चाहिए, कम चाहिए, इन सारी चीज़ों का राइट उनको भी मिला, उनको भी इलेक्शन में फाइट करने का मौका मिले. ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कब रखी थी, इन 1885 में. ओके, देन 1909, ओके, 1909 में जब एक फाइनली एक एक्ट पास हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ओके, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एक जो लोग थे इंडिया में, स्पेशली इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको अपॉर्चुनिटी मिली पार्टिसिपेट करने की इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया. ओके, अंडर कॉलोनियल रूल पीपल लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश रूल. तो आपको पता ही है वैसे कि ब्रिटिश टाइम पे जो लोग थे इंडिया के, बहुत ही ऐसे डरे हुए रहते थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, तो वो जैसा का ऐसा मानना पड़ता था. एंड पीपल लर्न नीड फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. So the people of India felt that there is a
नीड ऑफ फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, उनके पास इक्वेलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो वो उनको किसी ना किसी तरीके से मिलना चाहिए। तो ये पॉसिबल कैसे? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से। अब डिसीजन मेकिंग पावर उनको कैसे मिलेगी? जब उनको एक इलेक्टोरल पावर, जब पावर मिलेगी, जब वो वोटिंग करके अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे, तब उनको पावर मिलेगी डिसीजन की। ओके, गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। और उस टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स ऐसा ये थोड़ी सी जगह नहीं देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़रा सा इलेक्शन के लिए जगह नहीं देते इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उस टाइम पे वैसे भी देशभक्ति की भावना छिड़ी हुई थी, तो बहुत सारे एजिटेशन वगैरह हो सकते थे। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने इतना लिबरलाइज किया, थोड़ी सेंसिटिव थी गवर्नमेंट पीपल्स की डिमांड और नीड्स के प्रति। एंड देर इज ऑल्सो फैसिलिटी गिवन टू इंडियन पीपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इज यू नो, हमने पहले के चैप्टर में भी डिस्कस किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट मीन्स सारे लोगों को इक्वल राइट मिलता है वोटिंग का। इट डजेंट मैटर वेदर ही बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी, वेदर ही इज रिच और पुअर, वेदर ही इज हिंदू, मुस्लिम और एनी अदर कम्युनिटी। ओके, उसको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, सबको राइट टू वोट है, ठीक है, अधिकार है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल अथॉरिटी टू वोट। नाउ ये पार्लियामेंट में कैसे लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, पार्लियामेंट में चूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होती है? थ्रू द वे ऑफ वोटिंग। ओके, आपको ये पता होगा कि वोटिंग करते हैं, हर 5 साल में एक बार होती है, या ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं वोटिंग के, इलेक्शंस के। उस टाइम पे बाय द इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट। तो लोग अपने लाइकली कैंडिडेट को, जो खुद को उनको पसंद होता है, लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करते हैं, और फिर जब वो जीत जाता है सर्टेन पर्सन, तो उसको फिर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट में क्या है, कोई सर्टेन एक कम्युनिटी से वगैरह नहीं होते, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंबाइन, और वो फिर गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि गवर्नमेंट को किस तरह से डिसीजन लेना है, कैसे अपनी पावर को यूज़ करना है, ठीक है। एंड हाउ द वोटिंग इज डन, वोटिंग डन कैसे होती है, वोटिंग की कैसे जाती है? आजकल तो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती है, ठीक है। पहले कैसे होती थी? बैलेट पेपर से होती थी, ठीक है, बैलेट पेपर जिसमें बहुत सारे पेज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। और सबसे पहले ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी यूज़ में? इन 2004, ठीक है। जनरल इलेक्शन आर द मेन इलेक्शन। जब मेन इलेक्शन हो रहे थे, तब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ किया गया था इन 2004 में, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग करने का? पहले तो कागज़ों में होती थी, अब वो पेज स्पेशल होते थे। अब पहले जब पेज पे बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी, तो उसके लिए अराउंड 1,50,000 ट्रीज को कट करना पड़ता था, कट डाउन करना पड़ता था, ठीक है। अब 1.5 लाख पेड़ों को काटना मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होती है ये, ठीक है। अबाउट 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर सेव्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से एक तो 1.5 लाख 1.5 लाख जो पेड़ थे, ओके, और 1,50,000 ट्रीज वर सेव्ड टू बी कट। ओके, सेव हो गए, कट नहीं हो गए अब, ठीक है। उनको अब काटने से बचा लिया गया 1.5 लाख पेड़ों को। और उसके बाद 8,000 जो टन्स ऑफ पेपर जो यूज़ होते थे फॉर द प्रिंटिंग पर्पज ऑफ बैलेट बॉक्स, ठीक है, जो इस पे सिम्बल्स वगैरह होते थे, सारी चीज़ होती है, तो उन पेपर्स को भी सेव कर लिया गया, ठीक है। तो ये एक तो फ़ायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से। नाउ अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, फर्स्ट इज लोअर हाउस एंड सेकंड इज अपर हाउस। ओके, अब लोअर हाउस मतलब लोकसभा, ओके, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, और अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा। ओके, द स्टूडेंट्स मैनी ऑफन दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू, कि लोअर हाउस मतलब वो राज्यसभा बोलते हैं कि राज्यसभा मतलब लोअर हाउस होगा, बट ऐसा नहीं है। लोअर हाउस दैट मीन्स लोकसभा एंड अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा। अब अगर हम सीट्स की बात करें, देखो, तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड द लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। ओके, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं उस चीज़ को, ये है। देन अगर हम सीट्स की बात करें तो देर आर टोटल ऑफ 250 सीट्स इन राज्यसभा। 250 सीट्स में अभी करेंटली जो रनिंग में कितनी है? 245 प्रेजेंट मेंबरशिप जो होती है, प्रेजेंट मेंबर्स की जो सीट्स अवेलेबल है 245 है। उन 245 में से भी
12 सीट्स आर नॉमिनेटेड सीट्स, ओके, उस पर नॉमिनेशंस होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिर उसमें से नॉमिनेशंस होता है, नॉमिनेटेड सीट्स होती है। तो 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड, तो टोटल कितनी होगी 245 सीट्स, ओके। और राज्यसभा में हम बात करें तो 6 साल की मेंबरशिप होती है, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, राज्यसभा में जो मेंबर्स चेंज होते रहते हैं 6 साल के अंदर चेंज होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 6 साल तक वो सारे रूल करते हैं और 6 साल में एक साथ बदल दिए जाते हैं मेंबर। इनका टाइम पीरियड होता है अराउंड हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स चेंज किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। वो रोटेट होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, एक तरह से बोलते हैं रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, एक साथ 6 साल में नहीं होते वो। देन अगर हम लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में अराउंड इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और 5 साल की मेंबरशिप होती है, ठीक है। टाइम पीरियड इसका टेन्योर क्या है, 5 ईयर टर्म, ओके। एंड मेंबर्स रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा में और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इंडिया के एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ है, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो इसमें बटा हुआ है। तो ये जो मेंबर्स है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, ओके। और अराउंड इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 545, ओके। मेंबरशिप जो सीट्स अवेलेबल है 545 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से 2 जो है वो नॉमिनेटेड होती है, ओके। तो 543 प्लस 2 नॉमिनेटेड, टोटल 545 सीट्स, ओके। और नाउ द पीपल, अब जो मेंबर्स होते हैं द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओके। एमपी जिनको बोलते हैं, हम एमपी हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एमपी हैं, तो वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। नाउ राज्यसभा एज यू नो, और लोकसभा का आपको पता पड़ गया, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। और हमने अभी देखा कि लोकसभा को उसका टाइम पीरियड क्या है 5 साल है, और राज्यसभा में 6 साल है, जो 1/3 पीपल जो है हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन से आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, ओके। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये देखो ये पार्लियामेंट का फोटो दिया गया है, ये एक्चुअल पार्लियामेंट है, ओके। एंड ये पार्लियामेंट का इंटरनल पूरा व्यू दिखाया गया है कि अंदर से कैसा है, यहाँ पे सारे लोग बैठे, जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, एंड द स्पीकर इज सेट हियर, ओके। नाउ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, वन थिंग आप नोट कर लेना एक चीज़, दैट राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टोटल स्ट्रेंथ 250 की है, बट करंटली उसमें अवेलेबल मैक्सिमम सीट्स अभी रनिंग में कितनी है 245, और इसका चेयर पर्सन कौन होता है, इट इज़ चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा को चेयर करता है, ठीक है, अध्यक्षता आप बोल सकते हो उस चीज़ को। देन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दैट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और इलेक्शंस क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में होता है वैसे ही होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोल, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के काम क्या क्या हैं, ठीक है। 1947 के बाद ये क्रिएट हुआ था एक तो, ठीक है। एक तो नेशनल गवर्नमेंट को चूज करना पड़ता है, सबसे पहला काम क्या है इसका, तो नेशनल गवर्नमेंट को चूज करना। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी दे रखा है, रिजल्ट ऑफ द 16 लोकसभा, जो 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तो टोटल कितनी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था वो है, तो नेशनल पार्टीज जो थी वो तो 5 थी, ओके। बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ये सीपीआई वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, आप इसके बारे में आगे भी पढ़ोगे। देन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, और जो स्टेट पार्टीज हैं आम आदमी पार्टी और बाकी जो अदर पार्टीज है, ये सारी इलेक्शन पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, एंड टोटल 543 सीट्स हो गई थी वोटिंग में, ठीक है। ये 2014 का रिजल्ट था। सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिली थी उस टाइम पे, 282, भारतीय जनता पार्टी विद द मेजॉरिटी, ओके। सो फर्स्ट रोल क्या है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट को चूज़ करने का पहला फंक्शन है, पार्लियामेंट का काम है। तो नेशनल गवर्नमेंट को ये कैसे चूज़ करते हैं, दैट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। अब नेशनल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी बन, वोटिंग होती है अराउंड, ठीक है। ये जो वोटिंग हुई है 543 सीट्स की, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसको मिलती है, वोटिंग में एक पार्टी को, एक इलेक्शन पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी दैट मीन्स 545 जो सीट्स है उसमें से एटलीस्ट आधी सीट्स जो है वो जीतनी पड़ेंगी एक पार्टी को,
तब जाके उसको मेजॉरिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब 545 का आधा कितना हुआ, अराउंड 272 सीट्स, ओके। 272 सीट्स जब एक पार्टी को मिलेंगी तब उसको कहा जाएगा कि वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। और बाकी जो पार्टीज है वो क्या माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इसका देख लो, ये आप एग्जांपल दे रखा है नेशनल पार्टी, जो 2014 में इलेक्शन हुए थे, बीजेपी जो उसको 282 सीट्स मिली थी, ठीक है ना, 282 सीट्स, और मेजॉरिटी के लिए मिनिमम सीट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, 272 सीट्स। तो यहाँ पे तो 282 सीट्स मिली, मतलब बीजेपी ऑलरेडी मेजॉरिटी में थी उस टाइम पे जो वोटिंग हुई थी तब, ठीक है, जनरल इलेक्शंस में। और बाकी अगर आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 सीट्स ही थी, और बाकी जो है उनके पास और भी कम थी। तो बीजेपी यहाँ पे क्लियरली मेजॉरिटी में थी, एंड दिस इज वाई देयरफॉर दे वॉन एंड दे आर इन द रूलिंग पार्टी, ओके। अब जो जीत जाते हैं, जो लोग मेजॉरिटी में, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो विनिंग पार्टी कहलाती है। फिर उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, और बहुत सारे जो एमपीज होते हैं विनिंग पार्टी में, जो एमपीज होते हैं उनमें से फिर अपॉइंट होते हैं। और जो हार जाती है, अब हारने वाली पार्टी मतलब जो विनिंग पार्टी से सेकंड नंबर पे आती है, जो हारने वाली पार्टी जो सेकंड नंबर पे, तो उसको हम ओपोजिशन बोलते हैं, सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी जो होती है, ठीक है। ओपोजिशन मतलब जो विनिंग पार्टी के विरोध में है, ठीक है। तो बीजेपी जीत गई थी यहाँ पे, तो उसके बाद सबसे कम वोट किसको मिले थे, सेकंड नंबर पे 44 जो सीट्स जो विन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी, ठीक है, 44 सीट। तो ये ओपोजिशन में कहलाएगी, सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। आज के टाइम पे भी यही है सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी। तो ओपोजिशन पार्टी क्या होती है, ओपोजिशन वही होती है हारी हुई पार्टी जो विनिंग पार्टी से पीछे रह जाती है एक कदम, ठीक है, विनिंग पार्टी से हार जाती है, सेकंड नंबर पे आती है। फॉर्म्ड बाय ऑल पार्टीज दैट अपोज मेजॉरिटी कोलिजन, लार्जेस्ट पार्टी इन ओपोजिशन, ओपोजिशन पार्टी, ओके। अब ओपोजिशन का काम क्या होता है, अब कांग्रेस जो है वो ओपोजिशन है इंडिया में, ठीक है। इसका काम यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से मेजॉरिटी को ओपोज करते किसी भी काम के लिए, ठीक है। अब बीजेपी है वो कोई भी काम करेगी तो उसको एवेल्युएट कौन करेगा, कांग्रेस ऐसे कोशिश करती रहती है कि ये काम में क्या गड़बड़ है, इसमें कहाँ पे ड्रॉबैक्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कोई गठबंधन होता है अगर, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट होती है। कोलिजन गवर्नमेंट कब होती है, जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 100 वोट मिले हैं, ठीक है, और बाकी के जो 245 है, 245 जो है वो दूसरे को मिले हैं, ठीक है, दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको मिले हैं। तो अब बीजेपी और कांग्रेस वो मेजॉरिटी में है, तो जो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां उनको वो मिलाने की कोशिश करेंगे बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने साथ, ठीक है। तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा छोटी पार्टी को मिक्सअप कर लेगी, सबसे ज़्यादा मिक्स करेगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी, फिर वो जीत जाएगी, ठीक है। तो उसको कोलिजन पार्टी बोलते हैं, गठबंधन की सरकार, जिसमें क्या होता है मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है एक इलेक्शन पार्टी को, और फिर वो लोग दूसरी जो छोटी मोटी पार्टी है उनको जोड़ते रहते हैं अपने साथ, ठीक है, जिससे वो एक कोलिजन गवर्नमेंट बन जाती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं कहलाती है, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव हु कैन इम्प्लीमेंट द लॉज। जब फाइनली नेशनल गवर्नमेंट रेडी होती है तो फिर एग्जीक्यूटिव्स को रेडी करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या होता है, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, डिसीजन मेकिंग जो करती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है सारे, ठीक है। सो वो जो भी ऑर्डर पास करता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, हमने पहले भी पढ़ा है पहले के चैप्टर में, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम ही कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, ओके, एग्जीक्यूटिव काम करता है। और पीएम इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो लोकसभा में सबसे बड़ा ऐसे लीडर किसको माना जाता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ही हैज़ द मोस्ट ऑफ द पावर इन द लोकसभा और द लोअर हाउस, ओके। मिनिस्टर सेलेक्टेड फॉर हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। और फिर अलग अलग मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे हेल्थ सेक्टर के लिए मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है। जैसे राजस्थान में अभी रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, गोविंद डोटासरा, ओके, स्टेट लेवल पे जो था। इफ़ ए टॉक अबाउट द कोलिजन गवर्नमेंट, यही चीज़ है कोलिजन गवर्नमेंट, यहाँ पे जो दे रखा है आपकी ग्लॉसरी में भी ये दिया गया है कोलिजन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वही जब एक से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलकर सरकार खड़ी करती है, जिसको मेजॉरिटी नहीं बोलते, कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा क्या होती है, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स कैन इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल मस्ट पास थ्रू राज्यसभा टू बिकम लॉ, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोकसभा में जो विनिंग पार्टी है, बीजेपी जैसे अभी जीती हुई है, रूलिंग पार्टी है, वो कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकती। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट डिसीजन या डायरेक्ट कोई बिल पास नहीं कर सकती। इट मस्ट पास थ्रू राज्यसभा, ओके।
राज्यसभा के थ्रू इसको पास होना पड़ेगा। एक अगर प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई पॉलिसी या कोई डिसीजन वो रिप्रेजेंट करते, कोई ऑर्डर बना के, ठीक है, कि हमारी ये सोच है, हम आगे ऐसा करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसको लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे वो, ठीक है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। और वहाँ पे फिर उनको देखा जाएगा कि उनको मेजॉरिटी मिलती है या नहीं। जो भी उन्होंने प्रपोजल रखा है, कोई भी डिसीजन, तो वो राज्यसभा देखेगी कि वो सही है या नहीं, ठीक है। और राज्यसभा के थ्रू अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद उसको लॉ बनाया जाएगा या फिर पॉलिसी या फिर कोई रूल बनाया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो राज्यसभा के थ्रू एक डिसीजन को या फिर एक बिल को पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये पहला काम हो गया कि गवर्नमेंट को फॉर्म करना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसाइड करना, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ठीक है। सेकंड काम क्या है? सेकंड वर्क है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, गाइड करना और कंट्रोल करना। हाउ इज इट पॉसिबल? द पार्लियामेंट सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। तो पार्लियामेंट में हमेशा क्या होता है? एक सेशन होता है, जो संसद भवन है उसमें हमेशा एक सेशन होता है, क्वेश्चन आवर जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। ओके, क्वेश्चन आवर मतलब उसमें क्वेश्चन आवर रेजेस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर में बोथ अपोजिशन पार्टीज भी होती है और रूलिंग पार्टीज भी होती है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आवर्स में जो अपोजिशन होते हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है, द रूलिंग पार्टी के ऊपर। जैसे कांग्रेस है अभी अपोजिशन में, तो उस क्वेश्चन आवर्स में कांग्रेस जो है वो बीजेपी की कमियां निकालती है, मतलब कहाँ पे बीजेपी को वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से फील्ड में, ठीक है, उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है या ड्रॉबैक्स बोल दो, जो भी कमियां हैं उसको लिस्ट आउट करेगी। तो अपोजिशन ब्रिंग्स इन ओपिनियन ऑफ पीपल। ये इसमें क्या होता है? जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं उनका भी ओपिनियन शामिल होता है, उनकी राय रखी जाती है कि सर्टेन एरिया में ये लोगों की राय ये है। Opposition helps in healthy functioning of democracy. They highlight drawbacks in programs and policies of government and mobilize popular support, ठीक है। तो अपोजिशन का काम ही है, कांग्रेस पार्टी अभी अपोजिशन में इंडिया में, जिसका काम ही यही है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी नया रूल लाती है, कोई भी नई स्कीम लाती है, कोई योजना लाती है, तो उसमें अगर कहीं पे भी कोई ना कोई छोटी से छोटी अगर कमी है तो वो निकालने की कोशिश करती है। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पे इंडिया में अगर कोई भी नई चीज़ होती है तो कांग्रेस उस पर ऑब्जेक्शन पहले करती है, ठीक है। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन की बात कर लो या लॉकडाउन की बात कर लो। लॉकडाउन भले ही टाइम पे हुआ था बट बराबर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इंडिया में, कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन किया गया था, तो इसके लिए भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे बीजेपी पे, ठीक है। तो ये कांग्रेस का ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रूलिंग पार्टी के डिसीजंस में या फिर उनके दूसरे स्कीम्स वगैरह में कमी निकालना, ठीक है, ड्रॉबैक्स निकालना। और कोई अगर फाइनेंशियल मैटर है, पैसे से, ओके, फिजिकल पॉलिसीज़ है या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बोल सकते हो आप, तो उसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट डायरेक्टली कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, प्राइवेट सेक्टर में शेयर्स खरीदने हो या कुछ भी हो, तो वो शेयर्स बेचने हो तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। देयर शुड बी द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का अप्रूवल मतलब वहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा मेंबर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ओके, फॉर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर और एनी अदर मैटर यू कैन से, ओके। तीसरा जो है मेन, अगर बात करें लॉ मेकिंग, ठीक है, ये लोकसभा का एक एग्जाम्पल दे रखा है लोकसभा में क्वेश्चन आवर का, ठीक है, कि क्वेश्चन आवर के हमने जो भी डिस्कशन कर रहे थे, तो ये विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज्ड टू स्टेट, एग्जाम्पल दे रखा है कि जो मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन का जो मिनिस्टर है उसके सामने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे अपोजिशन ने कि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स वगैरह कुछ ला रही है नहीं बच्चों के लिए, अगर ला रही है तो उसका डिटेल दो, अगर नहीं है तो उसका रीज़न दो, ठीक है। और फिर इसने आंसर दी है, इसमें जो 3 सवाल क्रिएट किए थे उसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे कि नेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2016 विच लार्जली ड्रॉज अपन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, कि मतलब बच्चों चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए वगैरह दूसरे एक्ट भी लाए जा रहे हैं, चाइल्ड राइट्स और एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको, ओके। उनके जो ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसको भी बंद किया जा रहा है। ये सारे तो गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कमियां निकाली जाती हैं और गवर्नमेंट फिर उन क्वेश्चन आवर्स में उन कमियों का आंसर देती है कि उस पर ये काम चल रहा है, ये काम नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर जो है इसका तीसरा काम क्या है?
अगर पार्लियामेंट का बात करें तो लॉ मेकिंग, कानून बनाना, ठीक है। एक कानून को पास होना है तो वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेन करता कौन है, बेसिकली जुडिशियरी करते हैं, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, ओके, और देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी। लेजिस्लेचर रूल्स बनाता है, रूल्स को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है, एंड वेदर द रूल्स आर करेक्ट और नॉट, ये चेक करने का काम कौन करता है, द जुडिशियरी सिस्टम और द कोर्ट्स इटसेल्फ, ओके, द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में भी पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर पूरा इस पे ही है, लॉ मेकिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ओके। ना हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, ओके। तो पार्लियामेंट में लोग कौन कौन से होते हैं, कौन फॉर्म करता है इसको, ठीक है। तो एक तो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, जो गाँव से, बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी नहीं जाती है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी काइंड ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ और द एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनको दी नहीं जाती है। तो उनको अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पे वोटिंग होती है और वहाँ से उनको मेंबर बनाते हैं, ठीक है। दूसरे कौन होते हैं, द माइनॉरिटीज़, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी और द क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ और द दूसरे कम्युनिटीज़ है जो माइनॉरिटी है। मैंने पहले ही बताया, मेजॉरिटी मतलब जो नंबर्स में ज़्यादा है, माइनॉरिटी मतलब नंबर्स में जो लोग कम हैं। तो माइनॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ताकि ऐसा ना हो, स्पेशली माइनॉरिटीज़ कौन है, द दलित्स और द बैकवर्ड कास्टेस, ओके। तो दलित्स जो है उनको भी वोटिंग का राइट दिया जाता है, फिर उनका मेंबर एक अपॉइंट होता है और जीत जाते तो उनको एमपी बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ताकि ऐसा क्या होता है, माइनॉरिटीज़ और उन पे ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उनके लोकल कम्युनिटी होते हैं, वहाँ पे रहते हैं लोकल लोगों के साथ, तो उनको अपॉइंट करना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर वेल अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ देयर एरिया। उनके एरिया में क्या हो रहा है वो उनको अच्छे से पता है, ठीक है। ये कोई बाहर का इंसान नहीं बता पाएगा, वो लोकल एरिया का कोई पर्सन है वही बता पाएगा। सो दैट इज़ वाई दे आर अपॉइंटेड, द लोकल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया आर अपॉइंटेड इन द पार्लियामेंट, ओके। और हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, मस्ट बी गिवन रिप्रेजेंटेड। हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज पीपल कैसे बोल सकते हैं हम, ऐसे लोग जिनको पहले से ही बराबर कोई फैसिलिटी नहीं मिली, जैसे स्पेशली द अनटचेबल्स या फिर लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं इंडिया में, जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो लोअर कास्ट से हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेसिकली, बट ऐसी चीज़ें आज भी होती है। तो उनको जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज का मतलब भी वही होता है जिनको बाकी लोगों के कंपेयर में फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे 2 लोग हैं, एक की जाति अच्छी है, अच्छे पैसे वाला, और दूसरा पैसे वाला नहीं है, तो पैसे वाले को सारी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन पैसे वाला नहीं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो उनके जो पैसे वाला नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ओके। एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पैसे के नाम पे भी लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है, कास्ट के नाम पे भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी अगर फॉर्म होती है, जैसे मान लो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, तो वो माइनॉरिटी पे बराबर ध्यान नहीं दे रही है, ये भी हो सकता है, ओके। और पार्लियामेंट में और क्या चीज़ का फायदा होता है, रिजर्वेशन, ओके। रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये यहाँ पे दे रखा है आपको। ये एसटीज और एससीज को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है, ओके, टू टू बी इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट, ओके। और उनको इलेक्शन के थ्रू वो जीतते हैं और उनको फिर मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। एमपी फ्रॉम बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज विल बी फेमिलियर विथ लोकल प्रॉब्लम्स, ओके। ये जैसे कि मैंने बताया कि जो लोकल एरिया का अगर पर्सन है उसको ही अगर खड़ा करेंगे तो उसको ज़्यादा आइडिया होगा कि वहाँ पे क्या क्या कमी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की इंडियन इलेक्शंस में, तो यू कैन सी इजीली सी हेयर ऑन द स्क्रीन, मैंने जो ग्राफ दे रखा आपको, कि 1952 में इफ़ यू नोटिस दैट देयर वर ओनली 5% पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, और यू कैन से द इंडियन इलेक्शंस ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ 5% पार्टिसिपेशन होता था वुमेन्स का इलेक्शन पर्पस के लिए, ठीक है, इलेक्शन फाइट करने के लिए खड़ी होती थी 1952, जो बढ़ के इफ़ यू टॉक अबाउट 2014 इलेक्शंस, ओके, जो 2014 में इलेक्शंस हुए थे उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अब तक सिर्फ कितना बढ़ा है, 11% तक आया है। पहले 1952 में 5% था, जो 2014 में 11% तक ही आ पाया है। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिबेट कंटिन्यूस गोइंग ऑन इन द इंडियन स्टेट दैट द वुमेन शुड बी गिवन द रिजर्वेशन सिस्टम इन द इलेक्शंस टू फाइट इलेक्शन, ओके। इलेक्शन में रिजर्वेशन सिस्टम मिलना चाहिए वुमेन्स को, ताकि वो इजीली फाइट कर सके इलेक्शंस, क्योंकि उनके ऊपर क्या बेसिक एक तरह से बोल सकते हो ऑफेंसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं,
और इतना एजुकेशन उनको बचपन से प्रोवाइड नहीं हो पाता है बहुत जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज में वुमेन रहती है तो उनको इलेक्शन फाइट कराने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए, रिजर्वेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको इलेक्शंस में। ये बहस आज भी चलती रहती है, अभी तक उनको ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है इलेक्शंस में। दैट इज़ वाई 1952 में 5% वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी, और जो 2014 में कितनी 11% वुमेन्स जो है वो आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी। यहाँ पे फोटो भी दिख रखा है कि बहुत ही कम वुमेन्स है जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, जो मेंबर्स हैं वुमेन्स वो बहुत कम ही होती है, ठीक है। देन अगर आप देखें तो एज प्रोफाइल की अगर बात करें आप, तो आप अपने स्क्रीन पे फिर से देख सकते हैं कि एमपीज की एज क्या होती है, ठीक है। अगर एज की बात करें तो अराउंड 56 से 70 साल के 56 टू 70 ईयर्स के जो आप हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो लोग ठीक है एक एवरेज मान सकते हैं, वो लोग कम हैं। और अराउंड 41 टू 55 ईयर्स के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं एज की अगर बात करें, जो लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से ये फॉर्चुनेट कहलाता है किसी भी देश के लिए, दैट नॉट सो यंग एंड नॉट टू ओल्ड, ओके, ठीक है। क्योंकि ना तो ज़्यादा एजेड पीपल होते हैं और ना ही ज़्यादा यंग। 41 टू 55 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंसड होते हैं, दे वेरी वेल नो दैट हाउ टू take the decisions and how to participate in and how to take the opinions of different kinds of community, okay। तो 41 टू 55 ईयर्स के अगर जो लोग हैं, अगर 2014 की बात करें तो वो ज़्यादा हैं, और फिर जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं 56 टू 70 ईयर्स के वो ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। एज प्रोफाइल की बात करें, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ कहलाती है। अगर एजुकेशन लेवल की बात करें, इंडिया में जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो दूसरे मुख्यमंत्री है, सीएम, उनके एजुकेशन लेवल क्या है, एमएलएज हैं, एमपीज हैं। अगर 1952 में हम बात करें तो 1952 में मेट्रिकुलेट जो हायर सेकेंडरी जो स्कूल में पढ़े हुए थे, सिंपली 10th पास किए हुए थे, वो ज़्यादा थे 1952 में अगर बात करें, ओके, अराउंड 40% वो लोग होते थे। इफ़ यू टॉक अबाउट 2014, आप पूरा डेटा देख सकते हो, आपको दिया हुआ है। अगर 2014 की बात करें तो ग्रेजुएट्स मोस्टली जो हैं, सारे लोग 12th के बाद भी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करे हुए हैं, ऐसे लोग इलेक्शंस में हैं जो मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किए हुए हैं। तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो काम संभाल रहे देश का, वो गवर्नमेंट में है, ठीक है। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल की, तो वो भी अब ज़्यादा हो गए अराउंड, ठीक है। एजुकेशन लेवल की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल ज़्यादा हैं, और डॉक्टरेट भी कुछ हैं जो डॉक्टरेट लेवल के भी हैं, ओके, जिन्होंने डॉक्टरी कर रखी है। और पहले के टाइम पे यही होता था कि जो क्वालिफिकेशंस जो होती थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो बहुत कम होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं, आज के टाइम पे क्वालिफिकेशंस भी एक मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा होती है। एटलीस्ट वो ग्रेजुएटेड तो होता ही है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको ग्रेजुएशन करना ही है या 12th पास करके ही वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर इसको ऐसा कंपलसरी कर देंगे तो अराउंड इंडिया के 95% पॉपुलेशन जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो इलेक्ट हो ही नहीं पाएगी, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए एजुकेशन को कंपलसरी नहीं रखा गया है इलेक्शन में फाइट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, और पार्लियामेंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इजीली। एंड ये ग्लॉसरीज हैं, दिस ग्लॉसरीज आर क्वाइट important. You should write this in your notebook also, okay? And thank you so much. I hope you enjoyed this lecture, and we'll see you in the next lecture, okay? Thank you so much. Stay safe, stay happy.